नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। और पॉलिटिकल साइंस की इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज सितंबर 39 सेट हमारा ये आपके कमिंग एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी और नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चल रही है और इस प्रैक्टिस में हम अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चंस ले रहे हैं और जितने भी क्वेश्चंस इसमें आपके लिए आ रहे हैं ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इस टाइप का हो जिसमें आपको एक क्वेश्चन के द्वारा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिल सके। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये भी आप दीजिएगा, क्वेश्चन की सॉल्विंग में एक कंपैरेटिव अप्रोच आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चंस को रिलेट करेंगे और उनकी थ्योरीज को या उनके थॉट्स की जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मैक्सिमम अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की अपने आप जो है वो उनकी योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अलग से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए और जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो ध्यान दें इस बात को कि जितने भी जो हमारी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जितने भी सेट पड़े हैं उन सबको बार बार जरूर सॉल्व कर लीजिए। और कुछ बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। याद रखिएगा, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि दूसरे आपकी तुलना में कितना अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर दूसरे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और वो इससे कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं, जैसा कि हमसे कई बच्चों ने बताया कि सर इसमें जो है जो पीछे के आपके सेट हैं हम नए जुड़े हैं। और अभी आज ही एक बच्चे का फोन आया था, उसने कहा कि सर मैं नया जुड़ा था लेकिन मैंने बाकी सेट से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया, अभी मैं आधा ही सॉल्व कर पाया हूँ लेकिन मुझे बहुत फायदा हो रहा है। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं बिल्कुल वे पुराने सेट्स को भी सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग। फिलहाल पहला क्वेश्चन, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? जेम्स ब्राइस, ए.एल. लॉवेल, जॉन सीले, ए.बी. डाइसी। ठीक है, कह रहा है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यानी जनतंत्र को उसने भागीदारी प्रणाली माना। किसने माना? जेम्स ब्राइस, ए.एल. लॉवेल, जॉन सीले, ए.बी. डाइसी। दरअसल इसमें भागीदारी प्रणाली, अगर जनतांत्रिक प्रणाली में भागीदारी प्रणाली की बात करें तो इसमें डाइसी का नाम भी आता है और जॉन सीले का भी नाम आता है। फिलहाल इसका आंसर होगा जॉन सीले, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा। सीले साहब क्या कहते हैं? सीले साहब ये कहते हैं कि दरअसल जनतांत्रिक प्रणाली में यानी लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारिता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारिता होती है। लेकिन डाइसी साहब क्या कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं डाइसी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान की व्यवस्था में, और आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के शासन और बहुसंख्यक शासन में इन्होंने विभेद करने का पूरा प्रयास किया है और संविधान का शासन और जो व्यक्तिगत शासन व्यवस्था होती है उस शासन व्यवस्था में भी इन्होंने विभेद किया है। विधि का शासन, संवैधानिक शासन, इसको भी इन्होंने विस्तृत रूप से बताया हुआ है। डाइसी साहब इस लोकतंत्र के बारे में यह कहते हैं, जनतंत्र के बारे में यह कहते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वह बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा शासित एक निकाय होता है। बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा शासित एक निकाय होता है जो एक ऐसे बुद्धिजीवी निकाय के द्वारा शासित होता है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। ये कौन कहते हैं? ए.बी. डाइसी साहब कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र को, ये दोनों लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, लेकिन सभी लोग लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते। जैसे अरस्तु लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता है, बल्कि अरस्तु ये कहता है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है यह शासन का एक विकृत रूप है। जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है यह शासन का एक विकृत रूप है। लेकिन दूसरे लोग भी ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही कहते हैं। जैसे
आमंड एंड बर्बा। आमंड एंड बर्बा साहब क्या कहते हैं? आमंड एंड बर्बा साहब ने सुषुप्त श्वान सिद्धांत दिया था, लोकतंत्र के बारे में ही सुषुप्त श्वान सिद्धांत दिया था। लेकिन वहीं पर रॉबर्ट मिशेल ने गुटतंत्र का लौह नियम भी प्रतिपादित किया था। गुटतंत्र का लौह नियम भी प्रतिपादित किया था। ये सब जब थ्योरी क्लास होगी हमारी तो वहां पर इसको हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे, कुछ को हम पहले पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर जॉन सीले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही है। हमने दोनों क्वेश्चन को इसलिए यहां पर लिया हुआ है बिकॉज ऑफ यहां पर दरअसल जब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देता है, थोड़ा सा वो चेंज कर देता है क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को, तो कई बार आपके आंसर गलत हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए देखिए थोड़ा सा यहां पर फॉर्मेट चेंज कर दिया है और ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया। अभी हमने बताया कि सीले लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा मानता है। सीले यह मानता है कि जो जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है, वह उसमें कहीं ना कहीं सभी की बराबर भागीदारिता होती है। और बराबर भागीदारिता को ध्यान में रखते ही ये क्या कहता है कि सरकार का एक ऐसा रूप है यह जिसमें सभी कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। आंसर इसका भी क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन क्या है? जॉन सीले, जे.एस. मिल, ब्राइस, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैंने पहले बता दिया आपको, आंसर क्या होगा इसका? जॉन सीले ही होगा। उसी का थोड़ा फॉर्मेट बदल रहा है। लेकिन इसी संदर्भ में अगर आप थोड़ा आगे देखें तो इसमें भी डायसी क्या कहता है? इसमें डायसी यह कहता है कि यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासन करने वाला निकाय तुलनात्मक दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। लेकिन वहीं पर ब्राइस एक नाम है। कौन सा नाम है? ब्राइस। और इसके पहले हमने आपको बताया अभी किसके बारे में? डायसी के बारे में। तो ब्राइस क्या कहता है? ब्राइस यह कहता है कि प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग शासन के उस रूप के लिए किया जाना चाहिए जिसमें किसी राज्य पर शासन करने वाली शक्ति किसी विशेष वर्ग अथवा वर्गों में नहीं बल्कि समग्र रूप में समाज के सदस्यों में निहित होती है। समग्र रूप में समाज के सदस्यों में निहित होती है, ठीक है। यानी लोकतंत्र को यह भी एक भागीदारी व्यवस्था मानता है और एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रचारित करने की कोशिश करता है जिसमें बराबर की भागीदारिता हो, ठीक है ना। यानी समाज के केवल कुछ व्यक्तियों की भागीदारिता नहीं बल्कि बराबर की भागीदारिता, ठीक है, होता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? यानी यह लोकतंत्र को एक गतिशील प्रणाली मानता हो। कौन है इसमें? डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर.एम. मैकाइवर, सी.एच. फुले। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसका वक्तव्य है? इनमें से किसका वक्तव्य है? क्या जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? अगर जनमत बराबर है तो लोकतंत्र बराबर है। जनमत अगर साथ है तो लोकतंत्र बेहतर है। अगर जैसे आज हम मतदान प्रतिशत की बात देखते हैं ना, तो मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है हो, तो इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में लोग समर्थन दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ तो वहां पर मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। सरकार किसकी बनती से मतलब नहीं होता, मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। अगर वोटिंग परसेंटेज अच्छा है तो यह ये शो करता है कि वहां लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बस क्वेश्चन आपका यही कह रहा है कि अगर आपके जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यानी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी है, तो इसका मतलब कि लोकतंत्र मोटाइल है, लोकतंत्र गतिशील है, लोकतंत्र गतिशील है। यह बात कही थी आर.एम. मैकाइवर ने। किसने कहा था? आर.एम. मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आर.एम. ये आराम से क्वेश्चन को पढ़ा करिए, फिर समझा करिए, फिर उसका आंसर दीजिए,
थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स काफी ज्यादा होते हैं, तो आपको थोड़े बहुत थिंकर्स का स्टेटमेंट तो रटना पड़ सकता है, लेकिन अगर समझ करके और कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जो है तो इस जानी का कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर केवल रट्टा मार पर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है। भारतीय चिंतकों में एम एन राय का बड़ा योगदान है, आप जानते हैं। उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। एम एन राय द्वारा विकसित विचार को जाना जाता है क्या भाई? आंसर क्या हो जाएगा? उग्र मानवतावाद। क्या हो जाएगा आंसर? उग्र मानवतावाद। एम एन राय साहब जो है आप जानते हैं भारतीय लोकतंत्र का पुनर्जागरण करना चाहते थे, या आप कह सकते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रसार करना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। इनकी पॉपुलर एक बुक थी जिसका नाम था, वास्तव में एक साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे ये। उस साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन शुरू हुआ था वो 1931 में शुरू हुआ था और उसका नाम था स्वतंत्र भारत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्वतंत्र भारत साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था? यह 1931 से प्रारंभ हुआ था स्वतंत्र भारत। इस साप्ताहिक पत्रिका में पहले जो है इनका जो फोकस होता था वो मानवतावाद पर होता था, लेकिन रेडिकल ह्यूमैनिटी की जो बात आई वह 1949 में आती है। 1949 में इनके थोड़े विचार में परिवर्तन हुआ और इन्होंने इसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया इसका नाम? इसका नाम इन्होंने रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया। रेडिकल ह्यूमनिस्ट रख दिया, ठीक है। यानी रेडिकल ह्यूमनिस्ट का मतलब ये होता है उग्र मानवतावाद, ठीक है। और इस उग्र मानवतावाद में जो इनका विचार था वो जो परंपरागत या इसके पहले वाले जो समकालीन विचारक होते थे उन विचारकों से थोड़ा सा भिन्न था, ठीक है। और बाद में एम एन राय साहब को देश में भी विदेश में भी उग्र मानवतावाद के जनक के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? बहुमत की निरंकुशता, यानी आप क्वेश्चन का सेंस समझिएगा। बहुमत की निरंकुशता यानी जिसमें मेजॉरिटी अपने आप से क्या करे, मेजॉरिटी की ही बात सुनी जाए, बहुमत की ही बात सुनी जाए, उसे ही क्या कहते हैं? बहुमत की निरंकुशता, ठीक है। इसका ऐसा कौन कहता है? इनमें से रूसो, डनिंग, डी टॉकविले, जेम्स मेडसन। अब ये कौन कहेगा? वास्तव में जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सीमित, लोकतंत्र को पूर्ण समर्थन न देकर के सीमित लोकतांत्रिकवाद को समर्थन देता हो, तो सीमित लोकतांत्रिकवाद को समर्थन इसमें से कौन देता है भाई? डी टॉकविले। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? डी टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता की जो स्वतंत्रता और समानता होती है दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। ये मानते थे कि स्वतंत्रता और समानता दोनों में अगर सामंजस्य नहीं है तो उसमें कुछ लोगों को तो स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन कुछ लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि समानता नहीं है ना। जैसे हमारे भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, इसको पहला मूल अधिकार बनाया गया है, जबकि दूसरा मूल अधिकार क्या रखा गया है आपका? ठीक है ना, तो राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्वतंत्रता और समानता दोनों जुड़ी हुई है और इसी चीज को डी टॉकविले कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि दरअसल लोकतंत्र का विस्तार जितना समानता को बढ़ावा देता है, क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र का विस्तारित स्वरूप जितना समानता को बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए कभी कभी क्या होता है, वह उतना ही खतरा पैदा हो जाता है। ये कहते हैं कि दरअसल
जब स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है तो कहीं न कहीं समानता भी धीरे धीरे खतरे में पड़ जाती है, जबकि समानता जब होती है तो स्वतंत्रता को खतरा हो जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब केवल बहुमत की बात सुनने लगते हैं, जब हम केवल मेजॉरिटी की बात सुनने लगते हैं, तो ऐसे में हम बहुमत की निरंकुशता का समर्थन करने लगते हैं। जैसे एक बहुत ही व्यवहारिक एग्जांपल आप समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि एक बहुमत की व्यवस्था होती है, उस बहुमत की व्यवस्था में बहुमत कुछ और चाहता है, लेकिन कुछ चंद व्यक्ति होते हैं जो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल होते हैं। यहां याद रखिएगा, इसका कोई भी संबंध जाति धर्म वर्ग से नहीं है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन बहुमत जिसका समर्थन कर रहा है, जो बहुमत है, वह हो सकता है उतना बुद्धिजीवी नहीं हो। इसके बावजूद अक्सर बुद्धिजीवी वर्ग को किनारे कर दिया जाता है और बहुमत की बात को मान लिया जाता है। लेकिन वही बहुमत जो होता है कहीं न कहीं भविष्य में स्वतंत्रता के लिए या समानता के लिए खतरा पैदा कर देता है। ठीक है, तो दरअसल यह भी एक बहुमत की निरंकुशता है कि आप लोगों से एक असमान व्यवहार करने लगते हैं। जब बहुमत को स्वतंत्र करेंगे तो समानता का खतरा हो जाएगा, और जब समानता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता को खतरा हो जाएगा। डी टॉकविले बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब इसको आप गहनता से सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डी टॉकविले वास्तव में कह क्या रहे हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। दरअसल यहां इसका संबंध यह भी है कि कई बार जो मैंने बताया कि यही इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है, और जब उसको समानता के नाम पर उसकी स्वतंत्रता का हनन होने लगता है, तो वो जो इंटेलेक्चुअल होता है, जिसकी ब्रेन इंटेलेक्चुअलिटी है, यह ब्रेन इंटेलेक्चुअलिटी का कभी कभी ड्रेन होने लगता है, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। वही ब्रेन ड्रेन है जो कभी यहां से अमेरिका चला जाता है, तो यहां से किसी और देश चला जाता है, और वहां पर वह अपना कमाल दिखाने लगता है, जबकि जहां पर वो उसको दिखाना चाहिए था वहां उसको महत्व नहीं मिलता है। मैंने फिर से आपको रिपीट किया, जस्ट आई रिपीट अगेन, कि इसका कोई भी संबंध, इसका पूरा संबंध व्यक्ति से होता है, व्यक्ति विशेष से होता है। इसका कोई भी संबंध जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति, व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। क्या कह रहा है? रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में, रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? सामान्य कल्याण, प्राकृतिक समानता, राज्य के आधार के रूप में सहमति, अगला व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के अहस्तांतरणीय अधिकार। आंसर होगा इसका बी, प्राकृतिक समानता। समझिएगा इस चीज को। दरअसल रूसो ने एक किताब लिखी थी, अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ, अ डिस्कोर्स ऑन द origin of inequality, on the origin of inequality। ठीक है, इस बुक में इन्होंने प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की बात किया था। प्राकृतिक समानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की बात किया था। इसमें इन्होंने दो प्रकार की विषमताओं की चर्चा किया था। एक को उन्होंने कहा था प्राकृतिक विषमता, और एक को क्या कहा था? परंपरागत विषमता। इन्होंने ये कहा था कि जो प्राकृतिक विषमता है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन परंपरागत विसंगता, जो परंपरागत विषमता है इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनका ऐसा मानना था कि जो परंपरागत विषमता है, ये जो परंपरागत विषमता है
यह आप ऐसे कह सकते हैं कि यह विशेषाधिकार की पोषक है और इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जैसे हम प्राकृतिक रूप से किसी आधार पर अगर अलग हैं तब तो उसको समाप्त करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम परंपरागत रूप में किसी प्रकार से अलग हैं, जैसे कोई व्यवस्था, जैसे जातीय व्यवस्था हमारे यहाँ है, ठीक है ना, या अन्य व्यवस्थाएं हैं, अब जाति के आधार पर किसी को उच्च बनाए रखना, ठीक है, और किसी को निम्न बनाए रखना, यह कहीं से भी तार्किक नहीं होता, क्योंकि किसी भी जाति में कोई भी व्यक्ति योग्य हो सकता है और किसी भी जाति में कोई भी व्यक्ति अयोग्य हो सकता है। ईश्वर किसी का निर्माण जो है वह जाति के आधार पर नहीं करता है। तो यह क्या है, यह परंपरागत विषमता, इसको हमने बनाया है परंपरा के आधार पर, ठीक है। समय के अनुसार इसको खत्म कर देना चाहिए और इसको खत्म भी किया जा सकता है, ऐसा रूसो कहता है। लेकिन जो प्राकृतिक विषमता है, ठीक है ना, अब जैसे भारत और सोमालिया, अब सोमालिया एक अविकसित देश है। अविकसित देश उसको कहते हैं जहां पर विकसित होने के लिए संसाधन ही उपलब्ध नहीं होते, ठीक है, और विकासशील देश उसको कहते हैं जहां पर संसाधन तो रहते हैं लेकिन उन संसाधनों का हम पूर्ण दोहन नहीं कर पा रहे होते हैं या दोहन की प्रक्रिया में लगे होते हैं, उसे विकासशील देश कहते हैं। लेकिन विकसित देश उसको कहते हैं जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन कर रहा होता है, ठीक है, उच्च दोहन करने की क्षमता में, यानी उच्च तौर पर इस्तेमाल करने की क्षमता में होता है, उसे विकसित देश कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में सोमालिया और भारत के बीच में, सोमालिया या अमेरिका के बीच में ये प्राकृतिक विषमता है ना, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। या शारीरिक तौर पर ही कोई विषमता, जैसे कोई व्यक्ति जो है आरंभ से ही वह बुद्धिमान ज्यादा होता है तो कोई व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है, यह कैसी विषमता है, यह प्राकृतिक विषमता है, इसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक, रूसो के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। अगला, निम्न सहभागिता बिलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है। अगला, उत्तर साम्यवादी राज्यों का प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण। और अगला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है, आंसर होगा इसका ए, निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। अभी हमने आपको सुसुप्त श्वान का नाम लिया था और बताया था मैंने आपको कि ये आमंड और बर्बा का, ठीक है, आमंड और बर्बा ने इसके बारे में यह सिद्धांत दिया था। सुसुप्त श्वान सिद्धांत आमंड और बर्बा ने दिया था, जिसने आमंड एवं बर्बा ने दिया था इस सिद्धांत को, सुसुप्त श्वान सिद्धांत, ठीक है, सुसुप्त श्वान सिद्धांत। यह जो है यह लोकतंत्र के संदर्भ में है, यह लोकतंत्र के संदर्भ में है। यह कहता है कि निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। लोकतंत्र में अगर ज्यादा लोग भागीदार होते हैं तो ऐसे में सरकार के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन कम लोग एराइज कर रहे हैं ना। जैसे अगर कोई मतदान व्यवस्था है, वहां पर 90% वोटिंग होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। अगर आप सरकार बनाते हैं और आपको 90% वोट मिला है, इसका मतलब कि आपकी जवाबदेही बढ़ गई। लेकिन कुल 60% वोट ही मान लीजिए पड़ा और आपको 31-32% वोट मिल गए, तो आपने सरकार बना लिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको कुल 60% लोगों के प्रति जवाबदेही है आप, यानी लोकतंत्र में जितनी ज्यादा भागीदारिता होती है सरकार के लिए जवाबदेही उतनी कठिन हो जाती है। लेकिन लोकतांत्रिक जवाबदेहिता तब कम हो जाती है जब लोकतांत्रिक भागीदारिता भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्न सहभागिता सरकार के लिए क्या होती है, बृहद संतोषप्रद होती है, ऐसा सुसुप्त श्वान सिद्धांत कहता है। अब ये भी क्या है, ये भी थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे आपको, तो एक एक चीज वहां पर हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इंतजार करिए, अभी जल्दी ही थ्योरी पर वीडियो हमारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझाएंगे। इसीलिए बच्चों मैं कह रहा हूं
अभी कमिंग एग्जाम को फोकस करिए, उसको दे दीजिए। और अभी नए बैचेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो नए बैचेस से आप लोग जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वे प्रयागराज सेंटर पर आ सकते हैं, क्लास चल रही हैं, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए बच्चों, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फैक्चुअल स्टडी मत करिएगा। अगर केवल तथ्यात्मक पढ़ेंगे तो आप रट रट के पागल हो जाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? अब इसको तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप कौन मानता है? प्लेटो, गैटल, अरस्तु, बोंदा, कौन मानता है भाई? एवरीबॉडी नोज। ठीक है, अरस्तु लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता है, ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अरस्तु लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानता है। ठीक है, यह कहता है कि बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप, यह कहता है कि बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य रूप क्या है? शासन का सामान्य रूप क्या है? मध्य वर्ग तंत्र। क्या कहता है ये? कि बहुत से व्यक्तियों के शासन का स्वरूप क्या है? मध्य वर्ग तंत्र। और इसी को उसने नाम दिया था क्या? पॉलिटी। क्या नाम दिया था? मध्य वर्ग तंत्र के शासन के स्वरूप को, यानी बहुत से व्यक्तियों के शासन का स्वरूप, यानी मध्य वर्ग तंत्र के शासन का स्वरूप को क्या नाम दिया था इसने? पॉलिटी कहा था। उसने कहा था कि लोकतंत्र की बजाय कुछ व्यक्तियों का जिसको उसने क्या नाम दिया था? मध्य वर्ग तंत्र, यानी पॉलिटी का शासन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी वह जो है पॉलिटी को लोकतंत्र से बेहतर मानता है। ठीक है, यह मानता है कि दरअसल इस मध्य वर्ग तंत्र का विकृत, यानी पॉलिटी का ही विकृत स्वरूप डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। यह कहता है कि दरअसल लोकतंत्र भीड़ तंत्र होता है। अरस्तु लोकतंत्र के बारे में बड़ी बात कहता है। ये कहता है कि लोकतंत्र एक तरह से भीड़ तंत्र होता है। याद रखिएगा अरस्तु की बात, अरस्तु ने कब कहा था इस बात को, और आज आप कहां हैं? अक्सर लोकतंत्र के बारे में भीड़ तंत्र की बात आती है, और कहीं कहीं लोकतंत्र आज भी वर्तमान संदर्भों में इसको साबित करता हुआ भी प्रतीत होता है कि कहीं लोकतंत्र भीड़ तंत्र तो नहीं बनता जा रहा है। जब हम बृहद स्वरूप में हम लोकतंत्र को इतना समझ करके और केवल सरकार बनाने तक या कुछ चंद व्यक्तियों को जिताने तक, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जात, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत लाभ, नुकसान, इन सब का महत्व होने लगता है, तो वास्तव में लोकतंत्र क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र का ही एक स्वरूप बन जाता है। लेकिन ऐसा अरस्तु कह रहा है, मैं उसी को सही साबित करने को यहां पर कोशिश कर रहा हूं बस केवल। ठीक है, तो क्या कहता है लोकतंत्र को अरस्तु? कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं भीड़ तंत्र है। ठीक है, और इस भीड़ तंत्र में बहुत तंज कसता है। वो क्या कहता है? इस भीड़ तंत्र में बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों और स्वार्थी व्यक्तियों का शासन शामिल रहता है। यानी इस भीड़ तंत्र में मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, और कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, और जिनका अत्याचार जो होता है वह राजतंत्र या कुलीन तंत्र से भी अधिक होता है। यानी वो कहता है कि लोकतंत्र यानी भीड़ तंत्र मूर्खों, अज्ञानियों, लालची और स्वार्थी व्यक्तियों का शासन होता है, जिनका अत्याचार या जिनका प्रभाव, जिनका जो नुकसान करने का तरीका होता है वह राजतंत्र के लोगों या कुलीन तंत्र के लोगों से भी अधिक होता है। यानी यह लोकतंत्र का प्रबल आलोचक होता है। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी का ऑब्लिक उसने क्या दिया था? पॉलिटी दिया था, और पॉलिटी का ही विकृत स्वरूप उसने क्या कहा था? डेमोक्रेसी कहा था, यानी लोकतंत्र कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। पॉलिटी कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। पॉलिटी, ठीक है, क्या नाम दिया इसको? संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना
कम रहती है। अभी इसी को हमने संवैधानिक जनतंत्र को ही क्या नाम दिया था? मध्य वर्ग तंत्र। ठीक है, मध्य वर्ग तंत्र, संवैधानिक जनतंत्र को ही क्या कहते हैं? मध्य वर्ग तंत्र, या इसी को क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं। याद रखिएगा, यह पॉलिटी आपकी राज्य व्यवस्था से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह शब्द अलग संदर्भ में है। ठीक है, किसने किया था? अरस्तु ने। क्या कह रहा है? पॉलिटी कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन दिया है किसने? प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने, पॉलीबियस ने। किसने दिया है? अरस्तु ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपालन इनमें से कौन नहीं करता है, या लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत को वो नहीं मानता है? कौन नहीं मानता? लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स या जे.एस. मिल। क्या होगा भाई आंसर? हॉब्स। क्या हो जाएगा? हॉब्स हो जाएगा। क्या करता है ये? लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत को फिलहाल यह स्वीकार नहीं करता है। कौन? हॉब्स। ठीक, अगला क्वेश्चन। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? सेवाइन, सी.एल. वेपर, लॉर्ड लोथियन, डनिंग। किसका स्टेटमेंट है भाई ये? इसको रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है, ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन ये, और कई लोगों ने, अभी इसको मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा था, काफी लोगों ने गलत किया इस क्वेश्चन को। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? मैं आपके ध्यान दीजिएगा, आपका जो चैनल है उसमें पोस्ट पर भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो उस पोस्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं क्वेश्चन डेली, उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करिए आप लोग। इस क्वेश्चन को भी मैं आज डलवा रहा हूं इसको। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि लोग गलत करेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को रट लिया करिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन थोड़ा हो जाते हैं। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा? किसने कहा? आंसर हो जाएगा सी.एल. वेपर। क्या हो जाएगा? सी.एल. वेपर। क्या है ये क्वेश्चन? दरअसल किसका संबंध इससे है भाई? चलो देख लेते हैं इसको। सी.एल. वेपर का स्टेटमेंट है, वेपर ने मिल को विरक्त प्रजातंत्रवादी या विरक्त प्रजातांत्रिक कहा। क्यों कहा? दरअसल मिल का विचार था कि स्वतंत्रता की भांति ही लोकतंत्र सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे कि स्वतंत्रता सबके लिए उपयुक्त नहीं होती है, ऐसे ही लोकतंत्र भी सबके लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आलोचना करता है। मिल जो है कहता है कि लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं। क्या कहता है? लोकतंत्र के बारे में क्या कहता है मिल कहता है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है झूठा लोकतंत्र और दूसरा होता है सच्चा लोकतंत्र। एक होता है झूठा लोकतंत्र और दूसरा होता है सच्चा लोकतंत्र। ठीक है, अब ये कहता है कि जो बहुमत के आधार पर लोकतंत्र होता है, ऐसा लोकतंत्र जो बहुमत के आधार पर केवल होता है, वह झूठा लोकतंत्र है। ठीक है, या झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य के बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। लेकिन इसके विपरीत वह यह कहता है कि ऐसा लोकतंत्र या ऐसा जनतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है, ऐसा लोकतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को महत्व दिया जाता है, वह क्या होता है? वह सच्चा लोकतंत्र होता है। यानी
केवल बहुमत का समर्थन नहीं बल्कि सच्चे लोगों का समर्थन। केवल बहुमत के आधार पर बात नहीं बल्कि सत्य के आधार पर बात। आप खुद समाज में देखते होंगे कि कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज बहुमत का समर्थन लेने के लिए मतलब बड़े पैमाने पर झूठ बोलती हैं, बड़े पैमाने पर आपसे तरह तरह के वादा करती हैं और वे कहीं न कहीं बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाती हैं। इसी को किसने, C.L. वेपर ने क्या कहा था, इसी को मिल ने क्या कहा था, झूठा लोकतंत्र। लेकिन वह यह कहता है कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें समाज के विभिन्न अंगों को व्यापक महत्व मिले, वो क्या है, सच्चा लोकतंत्र है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक, किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया, प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? मधु लिमये। क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में, यानी 20वीं शताब्दी के 7वें दशक, यानी कहीं ना कहीं इसकी बात कर रहा है 1970 से लेकर के 1979 की बात कर रहा है कि के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया? ठीक है, नागरिक नामक आंदोलन चलाया। मधु लिमये, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई। दरअसल सबका कार्यकाल लगभग एक समय समान था, थोड़ा आगे पीछे लोग थे। आंसर होगा इसमें जयप्रकाश नारायण। दरअसल कोई भी सिद्धांत या व्यवस्था बनती है बेटा, तो वह तत्कालीन समस्या की एक उपज होती है। 1970 दशक की जिसमें की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और वह सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से इनकी निगाह में तानाशाही पर उतर गई थी। आप जानते हैं वह समय था जब बाद में इमरजेंसी लगाई गई, वह समय था जब नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, वह समय था जब कहीं ना कहीं सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अनावश्यक संविधान में संशोधन करना पड़ा, किया। 42वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और उसी समय बिहार में जयप्रकाश नारायण का उदय हुआ था। जयप्रकाश नारायण एक दल के निरंकुशतावादी व्यवहार का विरोध करते थे। इनका यह कहना था कि दरअसल कई बार बहुसंख्यक दल अपने शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं। तो क्या मानना था कि जो बहुसंख्यक दल होता है वो कभी कभी शक्ति को अपने हाथ में ले लेता है और लोकतांत्रिक शासन की बजाय स्वेच्छाचारी शासन जो है वो करने लगता है। दरअसल यहां पर लॉर्ड एक्टन का एक कथन आपको याद रखना पड़ेगा कि दरअसल सत्ता नहीं बुरी होती, शक्ति बुरी होती है। और जब शक्ति किसी के हाथ में आ जाती है और तो वह शक्ति रूपी, वह सत्ता रूपी शक्ति के ऊपर भारित तो हो जाता है। और जब सत्ता रूपी शक्ति को परम शक्ति या सर्वोच्च शक्ति समझने लगता है तो वहीं पर लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। और जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इसी को देखा था और वे इसीलिए एक दल विहीन सरकार की संकल्पना करने लगे थे। उनका यह प्रयास था कि भारत के जितने भी दल हैं कांग्रेस के विरोध में, वे सब एक हो जाएं और वे एक दल की भांति ना काम करके एक विपक्ष के उस तरह से भूमिका निभाएं कि दरअसल वे लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। वैसे ये तो इस कल्पनाओं में आसान होती है, लेकिन होती नहीं। जैसे आज ही देखिए आप, दो प्रकार के दल हैं, एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है, एक एनडीए गठबंधन बना हुआ है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को सभी लोग प्रमुखता देते हैं उसमें। इसीलिए कभी कोई एनडीए से अलग हो जाता है तो कभी कोई इंडिया गठबंधन से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर जिसका स्वार्थ होता है उस आधार पर वो जुड़ना चाहता है, और जिसका स्वार्थ नहीं होता वह उसमें अलग हो जाना चाहता है। तो सैद्धांतिक आधार पर तो आप वर्ग दल विहीन सरकार का गठन कर सकते हैं,
लेकिन व्यवहारिक आधार पर दल विहीन सरकार का गठन संभव नहीं है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण की संकल्पना से इंदिरा गांधी की सरकार 77 में बनी जो है गिरी तो, और 77 में जनता पार्टी के नेतृत्व वाली 2/3 बहुमत से बनने वाली सरकार बनी भी, गठन भी हुआ, लेकिन वह सरकार जल्दी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और मध्यावधि चुनाव का शिकार हो गई थी। ठीक है, तो बात ये बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रजातंत्र के लिए नागरिक आंदोलन चलाया था और इनका उद्देश्य था कि वे दल विहीन लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करेंगे। ठीक है, और इनका यह उद्देश्य था कि हम जनसाधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करेंगे, और इसीलिए इन्होंने अपने आंदोलन को क्या नाम दिया था, आप लोग जानते होंगे, समग्र क्रांति। क्या कहा था इन्होंने, समग्र क्रांति। बहुत पॉपुलर यह नारा था, बहुत महत्वपूर्ण यह आंदोलन था। ये इसी तरह से उभरे थे जैसे एक समय अन्ना हजारे उभरे थे। ठीक है, बाद में तो जो अन्ना हजारे ने किया था, अब चूंकि अन्ना हजारे वर्तमान व्यवस्था को देखने के लिए जीवित हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण बेचारे खत्म हो गए थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है? किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है। एडम स्मिथ, अब्राहम लिंकन, जे.एस. मिल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सभी जानते हैं इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। याद रखिएगा, जो शोषित वर्ग होगा वह लोकतंत्र का समर्थन अवश्य करेगा, और अब्राहम लिंकन उसी शोषित वर्ग का अमेरिका में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इसीलिए इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता की है। ठीक है, क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इज फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। ठीक है, जनता के लिए है एवं जनता द्वारा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक चीज थोड़ा आपका और बता दें, इन्होंने कहा था कि जो स्टेटमेंट था इनका जनता के द्वारा वाला, ये मानते ही थे कि दरअसल लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है कि जिसमें जनसाधारण या जनता का शासन लिप्त हो। ठीक है, जनसाधारण या जनता का शासन लिप्त हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? ठीक है, इसमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना? कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले, जॉन डनिंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते थे। अब लोकतंत्र के समर्थन ना करने वालों में इनमें से कौन नाम है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी समर्थन नहीं करते थे, ऐसा नहीं, लोकतंत्र का समर्थन वो भी बहुत नहीं करते थे, लेकिन वह दूसरे प्रकार की व्यवस्था का समर्थन करते थे, लेकिन बहुमत को अत्याचार नहीं मानते थे। डी टॉकविले, जॉन डनी, कौन होगा? आंसर होगा इसका बी, डी टॉकविले। क्या होगा? डी टॉकविले। डी टॉकविले साहब ने बताया कि लोकतांत्रिक राज्य में बहुसंख्यक अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर लादते हैं। डी टॉकविले ने बताया कि जो बहुसंख्यक होते हैं वे अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर लादते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षाओं का हनन होता है। इससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षाओं का हनन होता है। इन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और लोकतांत्रिक समाजों में इनकी आवश्यकताओं के बारे में कहा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को कैसे महत्व मिले, इसके लिए लोकतांत्रिक सरकारों को विशिष्ट प्रयास या अलग से प्रयास करना चाहिए। यानी इन्होंने क्या माना कि लोकतांत्रिक राज्य में बहुसंख्यक अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यकों पर थोपते हैं। इन्होंने गलत नहीं कहा था, सही कहा था। जैसा अभी आप पाकिस्तान में देखिए, तो पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार होता है। बांग्लादेश का तत्कालीन एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, वहां पर भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां पर भी अत्याचार होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जहां भी अल्पसंख्यक हैं वहां पर अत्याचार होता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर ऐसा होता है। वो आपको ठीक है
भारत के किसी राज्य में हो सकता है अल्पसंख्यक कोई दूसरा वर्ग हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो या कोई और हो, तो वहां पर भी दिखाई पड़ सकता है। विश्व के कई अन्य देशों में भी दिखाई पड़ सकता है, जहां जहां पर अलग अलग प्रकार के, पर सभी जगह पर ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो। लेकिन ऐसा इनका मानना था, किसका, डी टॉकविले का, कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण, रॉबर्ट डहल। लोकतंत्र का प्लूरलिस्टिक आइडियोलॉजी, ठीक है, सही है ये। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण, गायटानो मोस्का, ये भी सही है। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का, ये भी सही है। लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण, हीगल। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, डेविड मार्कंड, ये भी सही है। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण, डेविड मार्कंड। इसमें गलत क्या है? लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण, ये हीगल ने दिया था, बात सही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्चुअली जो यहां पे लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया गया ये नहीं था, यहां पर उन्होंने कहा था कि राज्य का कारपोरेट दृष्टिकोण या राज्य का कारपोरेट सिद्धांत। किसने दिया था? हीगल ने दिया था, राज्य का कारपोरेट सिद्धांत। तो ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य का कारपोरेट सिद्धांत ये हीगल ने दिया था, लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल ने नहीं दिया था, ठीक है। तो ये थे कुल आज के आपके 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस। मैंने फिर से कहा, सारे सेट को देख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, सीधे आंसर बता दिया, ऐसे मत करिए, ठीक है ना। ऐसे पढ़िए, डिटेल पढ़िए, और लगातार अगर आप देख रहे हैं तो मेरा पूरा दावा है कि आपके एग्जाम से पहले एक अच्छी तैयारी आपकी मैं करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।